हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। किसी भी जीव के जीवन की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है, और भी कुछ कुछ छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी जीव के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है। इस फिगर को देख लीजिए थोड़ा सा। किसी भी जीव के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है। फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव के जीवन की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से होकर के वो गुजरता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे सबसे पहले जन्म लेगा, धीरे धीरे वो अपने शरीर की वृद्धि विकास करेगा, बड़ा होगा, और जब तक वो बड़ा हो रहा है तब तक उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। जब वो 15 साल के आसपास का हो जाएगा, उसके बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो 15 साल के आसपास का हो जाएगा तो फिर उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है। वैसे लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में स्पर्म बनना शुरू होता है, लड़कियों में 10 से 13 वर्ष के बीच में ओवम बनना शुरू होता है। जब उसमें गेमेट्स बनने लगता है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ गई, तो कुछ समय तक रिप्रोडक्शन की क्षमता रहती है। अंत में जब बुढ़ापा आता है तो शरीर का सेल्स और टिश्यू, कोशिका और ऊतक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसके कारण शरीर का सभी अंग कमजोर हो जाता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही है लाइफ स्पान, यही है जीवन काल। इसको बांट दिया गया है 3 अवस्था में। इसको बांट दिया गया है 3 अवस्था में। इस जीवन काल को बांटा गया है 3 अवस्थाओं में, ठीक है ना। इस जीव के जीवन काल को बांटा गया है 3 अवस्थाओं में। कौन कौन? तो जब जीव बचपन की अवस्था में होता है, जिसमें उसके शरीर की वृद्धि विकास होती है, और इस समय उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती नहीं है। बचपन का अवस्था जिसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती नहीं है, जिसमें गेमेट बनाने की क्षमता होती नहीं है, केवल अपने शरीर की वृद्धि विकास करेगा, केवल अपने शरीर की वृद्धि विकास करेगा। तो ये बचपन का जो अवस्था है, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। इसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ये कलर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। इस कलर को बदल देते हैं। इस अवस्था को हम कहेंगे जुवेनाइल फेज। मतलब बचपन का जो अवस्था है, शरीर की वृद्धि विकास होगी, यह है पहला अवस्था। इसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कहेंगे, इसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज, पहला अवस्था जिसमें शरीर की वृद्धि विकास होती है। फिर उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है, ठीक है ना। फिर उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है। तो जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाएगी। वो अवस्था कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और जब बुढ़ापा वाला जीवन के अंत का वो अवस्था आता है, तो हम इस अवस्था को कहते हैं सीनेसेंट फेज। इस अवस्था को कहते हैं सीनेसेंट फेज कहते हैं। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? सीनेसेंट फेज बोलेंगे। तो जब कोई जन्म लिया, अपने शरीर की वृद्धि कर रहा है, रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, तो वो वृद्धि करने का अवस्था कहलाता है जुवेनाइल फेज। जब उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है, एक लंबे समय तक रिप्रोडक्शन की क्षमता रहेगी, तो रिप्रोडक्शन की क्षमता वाला अवस्था कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। इस समय रिप्रोडक्शन द्वारा वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। और जब बुढ़ापा आता है तो लगभग रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त हो जाती है, और शरीर का सारा सेल्स और जो टिश्यू होता है वो डैमेज होने लगेगा, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। वो बुढ़ापा वाला अवस्था कहलाता है क्या? सेनेसेंट फेज। सबका परिभाषा लिख देते हैं। लिखा है फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान जीवन काल
में कितना अवस्था होगा? 3 अवस्था होगा। पहला जुवेनाइल फेज, पहला हो गया जुवेनाइल फेज, दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा हो जाएगा सीनेसेंट फेज। सबका परिभाषा थोड़ा सिंपल टाइप में शॉर्टकट में लिख देते हैं। जुवेनाइल फेज बोलेंगे रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था, रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था जिसमें शरीर की वृद्धि होती है, उसी को कह देंगे क्या? जुवेनाइल फेज। पौधों में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। पौधों में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। पौधा में इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जैसे कोई पौधा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, अभी उसमें फूल नहीं हुआ है। जब उसमें फूल हो जाएगा तो फूल होने के बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि फूल में मेल पार्ट एंड्रोसियम होता है, फीमेल पार्ट गाइनोसियम होता है। मेल गेमिट बनता है, फीमेल गेमिट बनता है, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बीज बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधा में फूल के द्वारा होता है। जब तक पौधा में फूल नहीं आया है तब तक वो पौधा जैसी वृद्धि कर रहा है, वही अवस्था कहलाता है। पौधों में इसी जुवेनाइल फेज को बोल देते हैं क्या? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है ना? तो जंतु के लिए बोलेंगे जब वृद्धि करने वाला वो बचपन का अवस्था कहलाएगा जुवेनाइल फेज। पौधा में इसको बोल देंगे जो वेजिटेटिव फेज कहेंगे, वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। अगला है रिप्रोडक्टिव फेज। बोलेंगे जीवन की वह अवस्था जिसमें रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव फेज। जब तक रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी वो कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। अगला है सीनेसेंट फेज। जीवन की अंतिम अवस्था जिसमें शरीर का सेल्स और टिश्यू नष्ट होने लगता है, क्रमिक रूप से क्रम से नष्ट होने लगता है, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। और अंततः क्या होगा? जीव की मृत्यु हो जाती है, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है, उसी को कह देंगे क्या? सीनेसेंट फेज। तो बचपन का अवस्था कहला गया जुवेनाइल फेज। पौधा में इसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। बड़ा होकर के जब उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाएगी तो वो कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, और बुढ़ापा वाला अवस्था कहला जाता है सीनेसेंट फेज। ये समझ में आ गया? पौधा का फिगर हम देख रहे हैं। इस फिगर को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये अभी पौधा नया नया बन रहा है, मतलब ये नया नया पौधा बना है, वृद्धि कर रहा है। मतलब ये पौधा किस अवस्था से गुजर रहा है? भाई जुवेनाइल फेज के बदले यहां क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। इसको बोल देंगे वेजिटेटिव फेज।
है ना। ये पौधा किस फेज से, किस अवस्था से गुजर रहा है, वेजिटेटिव फेज। अब यहां पर देख रहे हैं कि फूल उत्पन्न हो गया, पौधा बड़ा हो गया, फूल उत्पन्न हो गया। फूल उत्पन्न होने का मतलब है उसमें रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब ये अवस्था कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट में पौधा का आयु पूरा हो गया, सब पत्ती सब झड़ चुकी है, फूल मुरझा के मतलब वो फल बीज बना करके खत्म, और अब पौधा मरने के कगार पर है, पत्ती सब झड़ चुकी है। तो ये अवस्था कहलाएगा सीनेसेंट फेज, सीनेसेंट फेज। यहां एक बात पर ध्यान देना है, पौधों में को क्या होता है, जैसे कि कोई बीज अंकुरित हुआ, नया पौधा वृद्धि कर रहा है, छोटा पौधा पहले वृद्धि कर रहा है, छोटा पौधा क्या किया, वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद उसमें आ जाएगा फूल, क्या उत्पन्न हो जाएगा, फूल, फूल बनेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा। जैसे हम देखते हैं आम में, अमरूद में, आम अमरूद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आम अमरूद की बात कर रहे हैं। तो आम अमरूद में हर साल फूल फल बीज उत्पन्न होता है, हर साल। पौधा रह जाएगा, पौधा सब दिन वृद्धि करेगा। जैसे आम का पौधा पहले वृद्धि किया, फूल उत्पन्न, यानी कि आम में जो मंजर होता है ना, वही क्या, उसका फूल है। अमरूद में भी फूल होता है। तो जो पौधा कई सालों तक जीता है उसकी बात कर रहे हैं। फूल उत्पन्न हुआ, अब फूल उत्पन्न हुआ तो उसमें कौन सा अवस्था आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। फूल से फल बनेगा, बीज बनेगा, वो टूट करके गिर जाएगा, पौधा मरता नहीं है, पौधा तो जीवित रहता है। और फिर कुछ महीने का गैप हो जाएगा, फूल बना, रिप्रोडक्शन होगा यहां पर, और फिर कुछ महीने का क्या होगा, गैप होगा, कुछ महीने का गैप हो जाता है। और उसके बाद फिर अगला सीजन जब आएगा तो फिर से फूल होगा, फिर से फूल होगा, ठीक है ना, और फिर से फूल फल बीज बनेगा, वो फिर टूटेगा, फिर कुछ महीने का फिर से गैप आएगा, फिर से गैप आएगा, फिर से फूल आएगा, ठीक है ना। और ऐसा कई सालों तक चलेगा और लास्ट में पौधा की मृत्यु होगी। तो हम यहां पर अवस्था अगर दर्शाना चाहें तो कैसे कैसे दर्शा सकते हैं, अवस्था को हम कैसे कैसे दर्शाएं। जैसे पौधा वृद्धि कर रहा है, मतलब कौन सा अवस्था है, वेजिटेटिव फेज है ना। फूल आ गया, कौन सा अवस्था आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। जब जब फूल बनेगा तब तब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, तो यहां भी रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, ये भी रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। यहां मृत्यु हो रही है तो ये तो खैर सीनेसेंट फेज होगा, सीनेसेंट फेज कहलाएगा। उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो बार बार कई बार रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, हर साल रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच बीच में गैप होते जा रहा है, और इस गैप में पौधे की वृद्धि होती है, इस गैप में पौधे की वृद्धि होती है। तो क्या इस गैप वाले अवस्था को हम क्या वेजिटेटिव फेज कह देंगे? वृद्धि तो होती है पौधे की, पौधा तो जीवन भर वृद्धि करता है, तो क्या हम इस गैप वाले अवस्था को वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं? नहीं कहते हैं। इसको मैच्योर फेज नाम दिया गया है। इसको जो है ना, ये जो गैप वाला अवस्था है, इस गैप वाले अवस्था को मैच्योर फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज का ही हिस्सा है, मतलब ये एडल्ट वाला फेज का ही हिस्सा है, लेकिन इसको मैच्योर फेज नाम दिया गया है। इसको क्या बोलेंगे? मैच्योर फेज। दो रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को बोलेंगे मैच्योर फेज। क्या यह बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो टॉपिक है यह है मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। देखते हैं कि यह क्या होता है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट, और एक होगा
प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। ध्यान से समझना है। कुछ पौधा होता है जो कि अपने पूरे जीवन में एक बार ही फूल उत्पन्न करेगा। फूल उत्पन्न करेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, पौधा फिर मर जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं धान का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया। अधिकांश अनाज, दाल, सब्जी का जो अधिकांश पौधा होता है वो अपने पूरे जीवन में एक बार ही फूल फल बीज उत्पन्न करेगा और उसके बाद पौधा मर जाता है। लेकिन कुछ पौधा ऐसा होता है जो कि अपने जीवन में बार बार फूल उत्पन्न करता है, कई बार फूल फल बीज कई बार उत्पन्न करेगा। जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, तो ये सब लंबे समय तक जीता है और कई बार फूल उत्पन्न करता है। जो पौधा अपने पूरे जीवन में एक बार फूल उत्पन्न करेगा उसको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, और जो पौधा अपने जीवन में कई बार फूल उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो लिख देते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट में बोलेंगे वह पौधा जो अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है, वही क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, अनाज दाल सब्जी वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीकार्पिक प्लांट वह पौधा जो अपने संपूर्ण जीवन में अनेक बार फूल उत्पन्न करता है, अनेक बार फूल उत्पन्न करता है, वो कहलाएगा पॉलीकार्पिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अमरूद है ना, आम, सेब, नारंगी, ये सब हो जाएगा। क्या ये सब बात समझ में आ गया? जो पौधा पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल उत्पन्न करेगा वो पौधा कहलाता है मोनोकार्पिक प्लांट। तो प्रायः मोनोकार्पिक प्लांट का जीवन ही छोटा होता है। अब जैसे धान गेहूं की बात करते हैं तो 3 से 4 महीना में ये पौधा मर जाता है। एक बार फूल उत्पन्न किया, फल बीज बना, पौधा मर जाएगा। पॉलीकार्पिक प्लांट वो पौधा है जो अपने जीवन में कई बार फूल उत्पन्न करता है, बार बार हर सीजन में फूल उत्पन्न करेगा। तो पॉलीकार्पिक प्लांट का लाइफ प्रायः कई वर्षों तक का होता है, लंबे समय तक जिएगा, हर साल फूल फल भी जाएगा उसमें। तो ये कहला गया पॉलीकार्पिक प्लांट। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान से देखना है। यहां पर ये जो हम फिगर दिखा रहे हैं ये बांस का फिगर है ना। ये बांस का पौधा है, लंबा लंबा पौधा होता है, बड़ी उपयोगी पौधा है ये। और ये बांस का फूल है। बांस मोनोकार्पिक प्लांट है, बांस मोनोकार्पिक प्लांट है, एक बार ही फूल उत्पन्न होगा। और बांस का जो लाइफ होता है, जो जीवन काल होता है, वो होता है 50 से 100 वर्ष। बांस 50 से 100 वर्ष तक जीता है और इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी ये अपने पूरे जीवन में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है। एक बार फूल उत्पन्न करेगा, फल उत्पन्न होगा, बीज बनेगा और ये बांस का पौधा मर जाएगा। तो बांस का पौधा एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो कि 50 से 100 वर्षों तक जीता है और इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी इसमें केवल एक बार ही फूल उत्पन्न होता है। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। बांस बंबू प्लांट, ठीक है ना। बांस ये कैसा पौधा है? मोनोकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक प्लांट है, ठीक है। मतलब एक बार ही फूल उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पान होता है
लाइफ स्पान जो होगा वो हो जाएगा 50 से 100 वर्ष तक का। खास बात यह है कि इतना लंबा समय तक जीने के बाद भी केवल एक बार, या ऐसे लिख देते हैं, केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है। ठीक है ना, याद रखना है कि वह कौन सा पौधा है जो कि लंबे समय तक जीने के बाद भी 50 से 100 वर्षों तक जीने के बाद भी केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है, वह है बांस। बांस का फूल जल्दी हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उतने लंबे समय तक बांस को छोड़ा नहीं जाता, उसको काट करके खंभा वगैरह सब बना करके जो है ना उसका यूज किया जाता है। तो बांस का जो फूल है वो जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बांस पर हम लोग ये जान गए। इसके बाद ये क्या है? ये है एक पौधा जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसको नीला कुरिंजी भी कहते हैं। इसको नीला कुरिंजी ऐसे लिखें, नीला कुरिंजी, ठीक है ना। तो शायद उम्मीद करते हैं स्पेलिंग सही होना चाहिए। एक पौधा होता है नीला कुरिंजी, या इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ठीक है ना, एक पौधा है नीला कुरिंजी स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसका जो फूल होता है वो नीला नीला होता है। ये भी मोनोकार्पिक प्लांट है और ये भी अपने जीवन में एक बार फूल उत्पन्न करेगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद ये फूल उत्पन्न करता है। इसका खास बात क्या है? इसका खास बात ये है कि ये भी क्या है? ये भी है मोनोकार्पिक प्लांट। ये है मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है ना। इसका जो लाइफ स्पान है, इसका जो लाइफ स्पान होता है ना, इसका जो जीवन होता है वो होता है 3 से 16 वर्ष। 3 वर्ष तक जी सकता है, 4 वर्ष तक जी सकता है, अधिकतम 16 वर्ष, यानी 3 से 16 वर्ष तक ये जीता है। और ये अपने पूरे जीवन में एक बार ही फूल उत्पन्न करता है। और इसका एक खास बात है कि ये प्रत्येक 12 साल के बाद फूल उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, ये 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करेगा, फल बनेगा, बीज होगा और उसके बाद फिर यह पौधा मर जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत सारे और भी बहुत सारा हम इसका इमेज सेट करके रखे हुए हैं, बहुत सारा इमेज हम दिखाने वाले हैं। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारा इस तरह का ये पौधा देखने मिलता है। और जो है ना, इस पौधे की जो लंबाई होती है, लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, पौधे की लंबाई होती है 1 मीटर से 7 मीटर तक। 1 मीटर से 7 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। और 12 साल के बाद ये एक बार फूल उत्पन्न करता है। और जितना भी पौधा रहेगा, सारे पौधे में एक साथ फूल उत्पन्न होता है। एक साथ फूल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एक साथ फूल उत्पन्न होता है। तो एक बार फूल उत्पन्न हुआ था शायद 2006 में हुआ था। 2006 में फ्लावरिंग हुआ था। और फिर 12 साल के बाद 2018 में फिर फूल उत्पन्न हुआ। और फिर अब जो फूल उत्पन्न होगा वो होगा 2030 में। ठीक है ना, 2030 जब आएगा 12 साल के बाद, तो 2030 में फूल उत्पन्न होगा। तो ये इसकी खासियत है कि जब भी फूल आएगा, एक साथ सारे पौधे में
फूल आता है। और जिस भी एरिया में, जैसे बोले कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारा पौधा पाया जाता है। तो जब एक से, जैसे 2018 में जब फूल उत्पन्न हुआ था तो एक साथ पूरा पहाड़ पर जितना भी पौधा था सब में एक साथ फूल उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये पौधा प्रत्येक 12 साल के बाद एक बार फूल उत्पन्न करता है, ठीक है। अब कुछ कुछ फिगर हम लोग देख लेते हैं। इसका बहुत सारा फिगर हम सेट करके रखे हुए हैं, आप ये सब फिगर को देख लीजिए। यही है नीला कुरिंजी, नीला रंग का फूल होता है। और ये सभी फिगर देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ी एरिया में बहुत सारा जितना पौधा है सभी पौधा में फूल उग आया है। देख लीजिए सभी, ये सब फोटो खिंचा रहा है। तो क्या है कि जब पूरे पहाड़ी एरिया में बहुत सारा फूल उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो देखने लायक जगह हो जाता है और एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। बहुत लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ 2018 के पहले इंतज़ार करता होगा बहुत लोग कि जो है 2018 में फूल खिलेगा, जा कर के वहाँ घूमेंगे, देखेंगे। अब फिर इंतज़ार करना होगा 2030 का। जिसको भी जाना होगा 2030 में जा कर के देख सकते हैं। तो अब जो आगे का टॉपिक है यह है जलकुंभी का पौधा। ये क्या है? जलकुंभी। ये है जलकुंभी का पौधा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स, ठीक है ना। इकॉर्निया क्रेसिप्स इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जलकुंभी का पौधा है, एक जलीय पौधा है, पानी में पाया जाता है। इसका फूल बहुत अच्छा दिखता है, इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। और ये अपने देश का पौधा है ही नहीं, ये अपने देश में आया विदेश से। क्या कि बंगाल के कुछ लोगों ने इसके अच्छे फूल, इसकी अच्छी पत्तियां के वजह से जो है ना विदेश से कुछ पौधे को लाया और अपने एरिया यानी कि बंगाल के कुछ तालाब में पौधा को रख दिया। लेकिन जलकुंभी का जो तना होता है ना वो कहलाता है, वो जो जलकुंभी का जो तना होता है वो कहलाता है ऑफसेट। और ऑफसेट पानी की सतह पर रेंग करके वृद्धि करता है। जहां जहां नोड होगा वहां से जड़ निकल आएगा और ऊपर नया नया पौधा बन जाएगा। मतलब पानी में तेज गति से ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, काफी तेजी से फैलता है। कोई पोखर हो वहां अगर एक जलकुंभी के छोटे पौधे को रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो इतना फैलेगा कि पूरा तालाब को, पूरा पोखर को भर देगा, पूरा नदी को भर देगा। काफी ज्यादा फैलता है। तो इस जलकुंभी के पौधे को क्या है कि जब विदेश से बंगाल लाया गया, किसी तालाब में लगाया गया, तो पूरा तालाब को वो छेक लिया। और जिस तालाब में लोग नहाता था, कपड़े धोता था, मछली का पालन करता था, वहाँ ये सारे काम में बाधा आ गई और हर काम मुश्किल हो गया। मछली का पालन सही ढंग से नहीं होने लगा, क्योंकि जलकुंभी का जो पौधा होता है ये जड़ के द्वारा पानी से अधिकांश ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसकी जो जड़ें होती है वो पानी से अधिकांश ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर जलीय जंतु यानी कि मछली सब मरने लगती है। वहाँ मछली पालन फिर मुश्किल हो जाएगा, नाव चलाना वहाँ मुश्किल हो जाएगा, वहाँ नहाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत परेशानी हुई। इसलिए जलकुंभी को कहा गया बंगाल का आतंक। जलकुंभी को कहा गया बंगाल का आतंक। इसको बोला गया बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। जलकुंभी के पौधे को क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। कौन सा पौधा जल से अधिकांश ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है? वो है जलकुंभी। तो जलकुंभी का कुछ फिगर, ये जलकुंभी के फूल का फिगर है। जलकुंभी का जो फूल होता है वो बड़ी खूबसूरत होता है, इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी लगती है जलकुंभी के पौधा का।
इसके बाद ये हम जो है एक देख रहे हैं कि कोई तालाब है और वहां बहुत सारा जलकुंभी का पौधा लगा हुआ है। पानी कम दिख रहा है, जलकुंभी का पौधा ज्यादा दिख रहा है। आप देखिए पानी कम दिख रहा है, जलकुंभी का पौधा बहुत ज्यादा दिख रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लोग फील्ड पर नाव क्यों चला रहा है, तो फील्ड पर नाव नहीं चला रहा है, ये नदी में नाव चला रहा है। लेकिन नदी में इतना ज्यादा जलकुंभी है कि पानी दिखाई नहीं पड़ता है और नाव चलाना इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गया है ना। अब ये जो फोटो है, ये फोटो को देख करके तो ये सब आदमी बंगाल का तो नहीं लगता है देख करके, जहां का भी हो, लेकिन कि जलकुंभी अगर तालाब में पूरा फैल गया तो पूरा तालाब को छेक लेता है, वहां नाव चलाना भी मुश्किल हो जाता है, मछली का पालन मुश्किल हो जाएगा, नहाना मुश्किल हो जाएगा, खेतों का पटवन करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत तरह की परेशानी होती है। जलकुंभी को कितना भी नदी से हटा हटा करके, वहां से निकाल निकाल करके उस नदी को साफ करने का कोशिश किया जाए, पोखर को साफ करने का कोशिश किया जाए, लेकिन यदि एक भी टुकड़ा रह गया इसके तना का, छोटा सा भी पार्ट कहीं बच गया, तो वही फिर फैलते फैलते तुरंत फैल करके पूरे पोखर को, पूरे तालाब को फिर से भर देगा। तो जलकुंभी को उसकी वो देखने में जो अच्छा लगता है, इस वजह से लाया गया बंगाल, और बंगाल में तालाब में इतना फैला कि लोग फिर परेशान हो गया कि क्यों लाए इसको यहाँ, बहुत मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ा। और अभी अपने पूरे देश में ये जलकुंभी का पौधा फैला हुआ है। अब क्या है कि बाढ़ आई, फिर वहाँ से जो है जलकुंभी का पौधा वहाँ से भस करके बह करके जो फिर दूसरे पूरे देश में ये फैल गया। तो जलकुंभी के पौधा को बोलते हैं बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में हल्का फुल्का पढ़ने के लिए दिया गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल। वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सही ढंग से चैप्टर नंबर 3 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं कि ये मैमल्स क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्टर साइकिल किस तरह से संपन्न होता है। मैमल्स को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। मतलब ये वो सभी एनिमल्स जिनकी फीमेल्स अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। जैसे मनुष्य में माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, गाय, बकरी, बंदर, चूहा, खरगोश, शेर, बाघ, सबकी जो माँ होती है वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो ऐसे सभी एनिमल्स को कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी कहते हैं। और मैमल्स को, स्तनधारी को बांट दिया गया है 2 भागों में। मैमल्स को बांटा गया है 2 भाग में, एक प्राइमेट और दूसरा नन प्राइमेट। प्राइमेट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्राइमेट का जो एग्जाम्पल है वो एक तो हो गया ह्यूमन, मनुष्य हो गया, दूसरा हो गया मंकी, बंदर हो गया, और तीसरा हो गया एप, लंगूर या चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी, ठीक है, ये 3 हो गया। और नन प्राइमेट का एग्जाम्पल जो है, इस तीनों को छोड़कर बाकी जितना भी मैमल्स हो जाएगा वो सब हो जाएगा नन प्राइमेट। यानी कि गाय, बकरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर, बाघ, हिरन, ये जितना भी मैमल्स बच गया वो सब कहला जाएगा क्या, नन प्राइमेट। यानी कि काउ, डॉग, गोट, रैट, कैट, टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सब कहलाएगा क्या, नन प्राइमेट। आखिर किस आधार पर हम मैमल्स को 2 ग्रुप में बांटे, कुछ तो फर्क होगा ना प्राइमेट में और नन प्राइमेट में। तो फर्क क्या होता है, जितना भी मैमल्स का जो फीमेल मेंबर है, जो मादा सदस्य है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। जितना भी मैमल्स की फीमेल होती है ना, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जनन अंगों में कुछ ऐसा परिवर्तन देखने मिलता है जो कि कुछ खास अंतराल के बाद रिपीट होते रहता है।
तो ये परिवर्तन, ये जो चक्रीय परिवर्तन है, ये दो तरह का होता है। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक होता है स्ट्रस साइकिल, एक होता है स्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्ट्रस साइकिल क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में इस चीज को समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे। लेकिन याद रखना है, जिस मैमल्स के फीमेल मेंबर में मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न होगा वो कहलाएगा प्राइमेट, और जिस मैमल्स के फीमेल मेंबर में स्ट्रस साइकिल संपन्न होगा वो कहलाता है नन प्राइमेट। तो प्राइमेट में यही तीन नाम याद रखना है, मनुष्य, बंदर और लंगूरिया चिंपैंजी, और बाकी जितना भी मैमल्स है वो सब कहलाता है क्या, नन प्राइमेट। तो समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और स्ट्रस साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले हम लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जरा सा देखते हैं कि ये क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा फिगर हम बना रहे हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में ठीक से पढ़ेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही सिंपल सा फिगर बना रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है यहां। ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, इसी को बच्चादानी कहते हैं। यूटेरस के दीवार में 3 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहर का कहलाता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर का कहलाता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला कहलाता है इंडोमेट्रियम। और ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है ये इंडोमेट्रियम रहता है, मोटा मांसल गद्देदार। तो ये कहलाता है क्या, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम होता क्या है, फीमेल में ओवरी में बनता है ओवम, और ओवरी से ओवम निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा और निकल के आता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवरी से ओवम निकलेगा और वो आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और वजीना में स्पर्म आएगा, मेल का स्पर्म वजीना में आएगा। स्पर्म तैरते तैरते दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ओवम से जुड़ेगा, बन जाएगा जायगोट, और जायगोट धीरे धीरे खिसकने लगता है यूट्रस की तरफ, और जायगोट के सेल में डिवीजन होता है। यानी ये जायगोट में डिवीजन होगा, पहली बार माइटोसिस होगा तो 2 सेल्ड इम्ब्रायो बनेगा, फिर 4 सेल्ड इम्ब्रायो बनेगा। इस तरह से सेल का संख्या बढ़ती जाता है, तो जायगोट विकसित हो गया इम्ब्रायो में, और वो इम्ब्रायो आ जाता है इस यूट्रस में, और यूट्रस के अंदर जो एक खाली जगह है उस खाली जगह को बोलते हैं यूटेरिन कैविटी, और इस यूटेरिन कैविटी में ही वो इम्ब्रायो आता है, फिर इंडोमेट्रियम जाकर के चिपक जाएगा, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, और फिर 9 मंथ का समय लगता है उस इम्ब्रायो को डेवलप होने में। 9 मंथ के बाद जो है बच्चे का फिर वजीना के रास्ते जन्म हो जाता है। अभी जितना भी बात बोल रहे हैं बहुत ही शॉर्टकट में बोल रहे हैं, इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला है, तो हम लोग बढ़िया से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, ओवरी से ओवम का निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम का निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। जब ओवरी से ओवम निकलेगा इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। प्रत्येक ओव्यूलेशन के पहले इंडोमेट्रियम को कर दिया जाता है मोटा मांसल गद्देदार। प्रत्येक ओव्यूलेशन के ठीक पहले इस इंडोमेट्रियम को कर दिया जाता है मोटा मांसल गद्देदार। इस इंडोमेट्रियम को बना दिया गया मोटा मांसल गद्देदार। ये जो इंडोमेट्रियम है ना, इसको बना दिया गया कैसा, मोटा मांसल गद्देदार बना दिया गया। इंडोमेट्रियम को कैसा बना दिया, मोटा मांसल गद्देदार बना दिया, ठीक है ना। इसको क्या बना दिया, मोटा बना दिया। क्यों, इसलिए कि जब यहां बच्चा आएगा तो बच्चे को चारों तरफ से सुरक्षा मिले, गद्दे का सपोर्ट मिले, चोट ना लगे, इसलिए इंडोमेट्रियम को पहले ही मोटा मांसल गद्देदार बना दिया जाता है कि जब बच्चा आएगा तो बच्चे का सुरक्षा हो, देखभाल हो। लेकिन ऐसा होता है कि जब ओवम यहां से निकलेगा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, लेकिन यदि वहां स्पर्म नहीं जाए
ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा, और जब एम्ब्रायो नहीं बनेगा तो ये जो इतना इंडोमेट्रियम जो पतला से मोटा हो गया, किस लिए? ताकि बच्चा आएगा तो बच्चे को सुरक्षा प्रदान हो, चोट ना लगे बच्चे को, इसलिए मोटा हुआ था। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा, जो बच्चा आने का संभावना था वो बच्चा आना कैंसिल हो गया। इसलिए मोटे इंडोमेट्रियम की आवश्यकता भी नहीं रहती है, और ये मोटा इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, ये मोटा इंडोमेट्रियम टूटने लगता है। और जब इंडोमेट्रियम टूटता है तो यहां से ब्लड निकलता है, जब इंडोमेट्रियम टूटता है तो यहां से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। इंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लड निकलता है, और ये ब्लड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये ब्लड जो है ना इस वजीना के रास्ते बाहर निकलता है। ये सब जो ब्लड है ये वजीना के रास्ते बाहर निकलता है। इस घटना को हम कहते हैं वजीनल ब्लीडिंग। इस घटना को क्या बोलते हैं? वजीनल ब्लीडिंग बोलेंगे। जब ब्लड निकलेगा ना इसको बोलेंगे वजीनल ब्लीडिंग। कितने दिन तक? तो मनुष्य में लगभग 4 से 5 दिन तक ब्लड निकलता है। मनुष्य में, मनुष्य के फीमेल मेंबर में लगभग 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा। इसके बाद फिर इंडोमेट्रियम जितना टूटना था टूट गया, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन अगले 28 दिन के बाद इस ओवरी से फिर ओवम निकलेगा, इस ओवम से, ओवरी से फिर एक ओवम निकलेगा, यहां से फिर ओवम निकलेगा, इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा, इधर से निकला था, इस फैलोपियन ट्यूब में आया था। तो क्या है कि अगले ओव्यूलेशन के पहले दोबारा इंडोमेट्रियम को मोटा बना दिया जाएगा, फिर से इंडोमेट्रियम मोटा होगा, क्योंकि फिर से ओव्यूलेशन होने वाला है, फिर से बच्चा आने का चांस है। तो जब जब बच्चा आने का चांस रहेगा, जब जब ओव्यूलेशन होगा, तो ओव्यूलेशन के पहले से ही इंडोमेट्रियम को फिर से मोटा बनाया जाता है। तो इंडोमेट्रियम दोबारा मोटा हो गया, ओवम बाहर निकल गया। फर्टिलाइजेशन अगर फिर से ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो फिर से मोटा इंडोमेट्रियम टूटता है, और मोटा इंडोमेट्रियम जब टूटता है तो फिर से वजीनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर से 4-5 दिन ब्लीडिंग होगा। अगले 28 दिन के बाद फिर उस ओवरी से ओवम निकलेगा। तो बदल बदल करके प्रत्येक 28 दिन के बाद फीमेल में, मनुष्य के फीमेल मेंबर में ओव्यूलेशन होता है। प्रत्येक ओव्यूलेशन के पहले इंडोमेट्रियम को मोटा बनाया जाता है ताकि बच्चे को सुरक्षा प्रदान हो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मोटा इंडोमेट्रियम टूटता है, जिससे वजीनल ब्लीडिंग होता है, और ये वजीनल ब्लीडिंग 4 से 5 दिन तक चलेगा। और ये 4 से 5 दिन तक चलने वाला जो वजीनल ब्लीडिंग है, ये प्रत्येक 28 दिन के बाद दोहराते रहता है। इसी को हम कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट, यानी कि जैसे मनुष्य हो गया, बंदर है, लंगूर या चिंपैंजी है, इन तीनों के फीमेल मेंबर में संपन्न होगा। ओव्यूलेशन के पहले इंडोमेट्रियम को मोटा किया जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर इंडोमेट्रियम को तोड़ दिया जाएगा, तो वजीनल ब्लीडिंग होगा, और ये कुछ खास दिनों के बाद रिपीट होते रहता है। इसी को कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होता है इस्ट्रस साइकिल। नन प्राइमेट में क्या होगा? इस्ट्रस साइकिल। नन प्राइमेट में होगा इस्ट्रस साइकिल। इस्ट्रस साइकिल में क्या होता है? जैसे कि गाय की बात करते हैं, बकरी की बात करते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें भी ओव्यूलेशन के पहले इंडोमेट्रियम मोटा होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर उसका भी इंडोमेट्रियम टूटेगा, लेकिन यूट्रस का जो पीछे का दीवार होता है वो उस टूटे हुए इंडोमेट्रियम और ब्लड को अवशोषित कर लेता है अंदर में ही। टूटे हुए ब्लड, इंडोमेट्रियम और ब्लड को यूट्रस का पिछला दीवार अवशोषित कर लेगा, उसको वजीना के रास्ते बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो वो चक्र कहलाता है इस्ट्रस साइकिल। इस्ट्रस साइकिल नन प्राइमेट में संपन्न होता है। दोनों का परिभाषा लिख देते हैं, दोनों का परिभाषा लिख रहे हैं। पहले लिख देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे? शॉर्टकट परिभाषा लिखा रहे हैं, बोलेंगे प्राइमेट। प्राइमेट जैसे जैसे मनुष्य, बंदर, लंगूर के फीमेल मेंबर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चक्रीय परिवर्तन को मेंस्ट्रुअल
साइकिल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस साइकिल का परिभाषा लिख देते हैं। एग्जाम्पल तो हो ही गया, स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल। ठीक से पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में बोलेंगे नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट के फीमेल मेंबर, के फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो नॉन प्राइमेट में जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, चूहा है, हाथी, शेर, बाघ, बहुत हो जाएगा। दोनों का परिभाषा लिख दिए। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है सिंपल सा एक फिगर है कि ये इंडोमेट्रियम यहाँ पर जैसे टूट रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम टूटेगा, वजीना के रास्ते ब्लड निकलेगा। हम इसी को बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बार बार रिपीट होगा तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का लास्ट टॉपिक है सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ये क्या है देख लेते हैं इसको। पहले सीजनल ब्रीडर्स का परिभाषा देख लेंगे और फिर हो जाएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है ना, इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, कुछ जीव ऐसा होता है जो कि अपने संपूर्ण रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो जाता है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, बंदर की बात करते हैं, ये अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में जब तक रिप्रोडक्शन की क्षमता है कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन कुछ जीव ऐसा होता है जो कि किसी खास मौसम में ही रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होता है। जैसे फ्रॉग, मेढक, मेढक को रिप्रोडक्शन करना है तो बरसात के मौसम का वो इंतजार करता है। बरसात के मौसम में जहां तहां पानी जमा हो जाएगा वहां पर मेल फीमेल फ्रॉग पानी में जाएगा और पानी में जाकर के रिप्रोडक्शन करेगा। तो वो बरसात के मौसम में ही रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो पाता है। जो जीव किसी खास मौसम में ही रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होता है ऐसे जीव को हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और जो जीव अपने संपूर्ण रिप्रोडक्टिव फेज, संपूर्ण जनन काल, जब तक उसमें रिप्रोडक्शन का आयु है, रिप्रोडक्शन के दौर से वो गुजर रहा है, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहेगा, वो कहलाएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो क्या बोलेंगे? वैसे जीव जो किसी खास मौसम में, किसी खास मौसम में रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे? सीजनल ब्रीडर्स। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? एक तो फ्रॉग हो जाएगा और दूसरा लिजार्ड हो जाएगा, छिपकली। ठीक है ना, छिपकली भी हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ खास समय की आवश्यकता होती है। तो वो खास समय क्या है हमको नहीं पता क्या है। हाँ, लेकिन फ्रॉग जो है, मेढक का बरसात का मौसम होता है। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या है? वैसे जीव जो अपने संपूर्ण रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं, वही कहलाता है क्या? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा ह्यूमन, मनुष्य हो जाएगा,
मंकी बंदर हो जाएगा etc। हमेशा रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्या ये समझ में आ गया? तो यहां आज का ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट हम क्लिक करवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम क्लिक करवा रहे हैं। वीडियो को रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं, इसका तो कोई ज़रूरी है नहीं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले एक लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हम लोग फूल से रिलेटेड फ्लावर वाला कुछ टॉपिक इस चैप्टर में दिया गया पढ़ने के लिए। वैसे फ्लावर वाला टॉपिक पढ़ने के लिए है चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बढ़िया से फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा बहुत फूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स को समझेंगे, मोनोसियस प्लांट क्या होता है, डायोसियस प्लांट क्या होता है, ये सब भी समझेंगे। तो हम लोग फूल के बारे में अगले क्लास में कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो 1 के बाद पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, तब फिर हम लोग 2 नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।